Students, in my previous video session based upon some basic concepts of chemistry, I have already explained you the concept of stoichiometry and the mole concept. But in this particular video session, we will move a step ahead by understanding and using the concept of limiting reagent. Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, always remember that the maximum amount of product that can be found in any chemical reaction is known as the theoretical yield. And in order to calculate the theoretical yield of any reaction, it is necessary to find out the limiting reagent. So let us first make it clear कि what is the meaning of limiting reagent. Limiting reagent क्या होता है, उसका concept किस तरह से numerical solving में apply होता है. Just remember that limiting reagent is that reactant which is present in lesser amount and which is completely consumed during the reaction. In very simple terms, limiting reagent is that reactant which actually puts a limit over the reaction, which actually puts a limit over the formation of product. Once the limiting reagent is completely consumed, the reaction ceases to operate. And if any of the reactant is still left on the reactant side, then that remaining reactant is termed as the excess reagent. एंड ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा ये एक्सेस रिएजेंट डिसाइड नहीं करता, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है. सो स्टूडेंट्स, मैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ध्यान से सुनिएगा. सपोज कीजिए दिस इज अ मार्कर इन माय हैंड. मेरे हाथ में ये मार्कर है एंड यू नो कि दिस मार्कर इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. ये मार्कर दो कंपोनेंट से बना हुआ है एंड दोस टू कंपोनेंट्स आर दिस पेन एंड दिस कैप. So just imagine that this pen and this cap are two reactants and these two reactants reacts together to form this marker and this marker is our product. And you can even see कि इस particular case में ये पेन और ये कैप 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं. एक पेन एक कैप के साथ कंबाइन करके एक मार्कर फॉर्म करता है. So just imagine कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको ऐसे 5 पेन देता हूं, if I give 5 pens to you and 10 caps, अगर मैं 5 पेन और 10 कैप्स आपको प्रोवाइड करता हूं तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कंप्लीट पेन कितने बन जाएंगे, कंप्लीट मार्कर कितने बन जाएंगे. वी नो कि दीज टू थिंग्स रिएक्ट इन 1:1 रेशियो. मैंने आपको 5 पेन दिए, 10 कैप दी, तो ये 5 पेन इनमें से 5 कैप्स के साथ रिएक्ट करके 5 मार्कर फॉर्म कर देंगे. एंड इवन आफ्टर दैट रिएक्शन, इवन आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन, वी विल स्टिल बी लेफ्ट विद 5 कैप्स रिमेनिंग इन आवर हैंड. सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 5 पेन रिएक्ट विद 5 कैप्स टू फॉर्म 5 कंप्लीट मार्कर्स एंड स्टिल आफ्टर दैट द 5 कैप्स आर रिमेन बिहाइंड बट द पेन आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड. तो क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास पेन कम थे, कैप ज्यादा थी, तो कैप हो गई एक्सेस रिएजेंट और पेन हो गई लिमिटिंग रिएजेंट. और ये लिमिटिंग रिएजेंट ही है जो डिसाइड करेगा कि कंप्लीट मार्कर कितने बनेंगे. सो इस रिएक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ मार्कर बने वो है हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, और वो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड हो रही है, हमारे एक्सेस रिएजेंट से डिसाइड नहीं हो रही. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं. Now remember one more thing students, despite of the fact कि how carefully we carry out the reaction, sometimes the actual yield vary from the theoretical yields. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है रिएक्शंस में कि जो हमें प्रोडक्ट की एक्चुअल यील्ड मिलती है वो हमारी थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड यील्ड से वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ द केमिकल्स यूज्ड. एंड स्टूडेंट्स, इन सच केसेस वी प्रेफर टू रिपोर्ट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यील्ड्स एंड दैट परसेंटेज यील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, percentage yield is actual yield divided by theoretical yield into 100. सो कई बार रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन में जो एक्चुअली हमें प्रोडक्ट मिला वो उतना नहीं मिला जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. थ्योरेटिकली हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें कम प्रोडक्ट मिला. तो उस केस में हमारा आंसर थ्योरेटिकल यील्ड में रिपोर्ट नहीं करा जाता. इनफैक्ट वी रिपोर्ट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यील्ड. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जांपल्स टू क्लियर दिस कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. इस लिमिटिंग रिएजेंट के कांसेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए, इसको कैसे अप्लाई करा जाएगा, इस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं. So the very first question based upon limiting reagent is here displayed over the board. How many grams of MgS will be obtained when 2 grams of Mg react with 2 grams of sulfur? What is the limiting reagent? And also calculate the mass of one of the reactant that remains unreacted. So students, in order to solve this question, first we need to write out the reaction as per the given concept. हमें इस रिएक्शन में पूछा गया है कि जब Mg और सल्फर को रिएक्ट करके MgS बनाया जाएगा तो कितना ग्राम MgS प्रोड्यूस होगा.
उसके लिए let us consider this reaction Mg first react with sulfur to form MgS. Now students, this is a 1:1 ratio reaction. आप clearly देख सकते हैं कि 1 mole of Mg react with 1 mole of sulfur to produce 1 mole of MgS. Now the given masses are 2 grams of Mg जब 2 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें पता लगाना है कि MgS कितना बनेगा। स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनेगा ये हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाया जाता है ये भी याद रखिए। लिमिटिंग रिएजेंट कभी मास की टर्म्स में फाइंड आउट नहीं करा जाता, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा मोल्स की टर्म्स में फाइंड आउट करा जाता है। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ बोथ Mg एंड S। हम सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किसके मोल्स हमें कम क्वांटिटी में दे रखे हैं और किसके ज्यादा क्वांटिटी में दे रखे हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें Mg का निकालना है तो Mg का गिवन मास इज 2 ग्राम एंड द मोलर मास ऑफ Mg इज 24। याद रखिएगा Mg का मोलर मास 24 ग्राम होता है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर हो जाएंगे 2/32 बिकॉज द मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32। So upon solving this comes out to be 0.083 moles of Mg and 0.062 moles of sulfur. So students याद रखिएगा हमें गिवन मासेस बेशक दोनों के इक्वल दे रखे थे 2 ग्राम ऑफ Mg एंड 2 ग्राम्स ऑफ सल्फर, लेकिन जब हम इन गिवन मासेस को इनके मोलर मासेस से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के मोल 0.083 और सल्फर के मोल 0.062 कैलकुलेट होते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मैग्नीशियम के मोल्स ज्यादा हैं और सल्फर के मोल्स कम है, और क्योंकि यहाँ पे सल्फर के मोल्स कम है सो क्लियरली दिस सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट रिएक्शन 1:1 के रेशियो में होता है। 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Mg, therefore 0.062 moles of sulfur will react with 0.062 moles of Mg to produce MgS. So in this way we find out the limiting reagent. किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है which is present in lesser amount and that lesser amount is always calculated in terms of moles. It is never calculated in terms of mass. मास की टर्म्स में कभी नहीं पता लगाया जाता कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर आपको कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो यू ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। सो इस केस में सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि सल्फर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो एक पार्ट तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था स्टूडेंट्स की विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमें पता लग गया। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनता है मैंने आपको बताया लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हाउ मच ग्राम ऑफ MgS इज ऑब्टेन्ड। सो ये याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनता है ये हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। आप इस रिएक्शन के मोलर रेशियो से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ MgS। इफ 1 मोल ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MgS तो डेफिनेटली 0.062 moles of sulfur will produce 0.062 moles of MgS. So second part में स्टूडेंट्स याद रखिए, if 1 mole sulfur produce 1 mole MgS तो it implies 0.062 moles sulfur will produce 0.062 moles MgS. And now students याद रखिएगा MgS का मोलर मास होता है 24 for Mg and 32 for sulfur. So 1 mole of MgS is 56 grams. So अगर 1 mole of MgS का मास 56 ग्राम होता है तो 0.062 moles of MgS will be 0.062 into 56 and that comes out to be 3.472 ग्राम MgS. सो देखा आपने स्टूडेंट किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बनता है ये लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। यहाँ पे हमें बेशक दोनों के गिवन मासेस इक्वल दे रखे थे, लेकिन पहले हमने उन गिवन मासेस को उनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे, और जब हमें ये पता चल गया कि सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है, सल्फर के मोल्स कम है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये सल्फर नहीं डिसाइड करा, मैग्नीशियम डिसाइड नहीं करेगा। सो इवन दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। And now students, in this case we also need to calculate the mass of one of the reactant which remains unreacted. Clearly you know कि इस केस में Mg is the excess reagent, Mg बचा रह गया है, तो हमें ये भी पता लगाना है कि Mg का कितना मास बचा है।
अब दैट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, mg का बचा हुआ मास हम सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में इनिशियली वी टुक 2 grams of mg and 2 grams of sulfur, और अगर हमने रिएक्शन में 2 ग्राम mg 2 ग्राम सल्फर लिया था तो कलेक्टिव वेट ऑफ रिएक्टेंट वाज 4 ग्राम, और इस 4 ग्राम में से वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि हमें इतना प्रोडक्ट मिल गया 3.472 ग्राम्स। तो अगर 4 ग्राम में से 3.472 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, सो डेफिनेटली जो रिमेनिंग मास बचा है वो mg को कॉरस्पॉन्ड करेगा। सो इट इंप्लाइज थर्ड पार्ट में वी कैन से कि मास ऑफ mg left will be 4 gram minus 3.472 gram, and this comes out to be 0.528 grams mg. So students, I hope this question is clear to you. Now let's move on to our next question. So the next question is here displayed over the board. 3 grams of dihydrogen react with 29 gram of dioxygen to yield water. What is the limiting reagent? Calculate the maximum amount of water that can be formed. और third part में calculate the amount of one of the reactant that remains unreacted. So students, ये question भी पिछले question जैसा ही है। यहाँ पे भी again we need to write out the balanced chemical equation first. So इस reaction में water की formation की बात करी जा रही है। 2H2 plus O2 reacts to produce 2H2. अब इस रिएक्शन में गिवन मासेस आर वाटर का गिवन मास हमें दे रखा है 3 ग्राम, डाइऑक्सीजन का गिवन मास है 29 ग्राम। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। तो हम इन दोनों गिवन मासेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो 3 is the given mass of hydrogen and the molar mass of hydrogen is 2 gram, so that comes out to be 1.5 moles H2. Similarly, number of moles of oxygen हो जाएंगे 29 upon 32 and that will be 0.906 moles of O2. So students, इस केस में हमने मोल्स तो निकाल लिए। Now let me make one thing very clear to you. Students, कभी भी याद रखिएगा अगर रिएक्शन 1:1 के रेशियो में नहीं हो रहा, एज इन दिस केस आप देख सकते हैं 2:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि पिछले वाले एग्जांपल में एमजीएस में mg प्लस s 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे थे। तो जहां 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होता है वहां तो हम डायरेक्टली अमाउंट्स देख के लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन 1:1 के रेशियो में नहीं हो रहा तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इनके मोल्स को देख के लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड मत करिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये मत सोचिएगा आप कि ये 1.5 मोल है, ये 0.906 है, ये कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखिए 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen. So balanced chemical equation के according students देखिए first part, if 2 moles of hydrogen react with 1 mole of O2, if 2 moles H2 react with 1 mole O2, so it implies 1.5 moles H2 will react with 1/2 into 1.5, that comes out to be 0.75 moles of O2. तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, इस केस में अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास है 1.5 मोल, 1.5 मोल इसमें से 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बट हमारे पास ऑक्सीजन दे रखी है 0.906 मोल्स, यानी कि जितनी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा दे रखी है, तो इट इंप्लाइज कि ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट, ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट होगी। सो इस केस में डाइहाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो डाइहाइड्रोजन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डाइहाइड्रोजन से ही डिसाइड करा जाएगा। सो एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो गया, इट इंप्लाइज H2 इज द लिमिटिंग reagent. Now second part में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी फॉर्म्ड। सो वाटर कितना बनेगा वो हाइड्रोजन से डिसाइड होगा क्योंकि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि इफ 2 moles of hydrogen produce 2 moles of water, if 2 moles dihydrogen produce 2 moles
H2O, so it implies 1.5 moles of dihydrogen will produce 1.5 moles of water. So this comes out to be 1.5 into 18 grams of water. Because students याद रखिएगा water has a molar mass of 18 gram. तो अगर एक मोल ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम होता है, so definitely 1.5 moles of water will weigh 1.5 into 18, and this comes out to be 27 grams H2. So I hope even the second part is clear to you. Mass of water produced is 27 gram. Now in third part we are supposed to calculate the mass of one of the reactant that remains unreacted. So students, we have already predicted that oxygen is the excess reagent, और अगर oxygen excess reagent है तो oxygen का mass ही बचा होगा, and the remaining mass of the oxygen can be simply calculated by using the law of conservation of mass. So in third part students, देखिए on the reactant side we initially took 3 grams of dihydrogen and 29 grams of dioxygen, और अगर हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में 3 ग्राम प्लस 29 ग्राम टोटल 32 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट लेके रिएक्शन को स्टार्ट करा था, एंड आउट ऑफ दैट 32 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 27 ग्राम हमारा प्रोडक्ट बन चुका है. सो डेफिनेटली रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास का जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी द मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, बिकॉज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखिएगा, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो डेफिनेटली अगर हमने 32 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट से स्टार्ट करा था, उसमें से 27 ग्राम्स ऑफ वाटर मिल चुका है. सो वी कैन से कि मास ऑफ O2 left unreacted is 32 minus 27 grams. This comes out to be 5 grams of O2. So I hope even this question is clear to you. So students, these were the two very important questions to understand the concept of limiting reagent. Limiting reagent एक बहुत ही important concept है. Let me tell you once again, limiting reagent is that particular reactant which is present in lesser amount and which is completely consumed during the reaction. And mind it student, whenever we say कि limiting reagent is that reactant which is present in lesser amount, तो ये lesser amount हमेशा moles की terms में calculate करी जाती है, कभी mass की terms में calculate नहीं करी जाती. हमें पहले on the reactant side हर reactant के moles पता लगाने पड़ते हैं, and from those moles we are able to predict कि कौन limiting reagent act करेगा, और जो limiting reagent होगा वही decide करेगा कि product कितना बनता है. So with this topic students, we finally wrap up today's video session. In our next video session, we will again proceed with another important topic of some basic concepts of chemistry. Thank you.